महती भूमिका है। मैं जहां तक इस मुकाम को, इस आंदोलन को, इस कारवा को मैं लड़ करके लाया था, उस मुकाम को वहीं मैं छोड़ करके जब 19 में सदन का सदस्य नहीं बना, तो जो हमारे बड़े भाई चुन करके यहाँ से गए हैं, जिनको भेजा गया है, मैं भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुन के गया था, और जो हमारे बड़े भाई एसएससी सांसद चुन के गए वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुन के गए। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को कहीं से विदेशी फंडिंग हो रहा है। जी। तो ये जांच का विषय है। अगर ये जांच होता है तो इसके दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। कि मेरे विभाग के भी कुछ लापरवाह अधिकारी बैठे थे, तो उस पर कार्रवाई हुई है। अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग 40-45 बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारियों के ऊपर आर्थिक अपराध का मुकदमा होने जा रहा है, उनकी संपत्तियां जब्त होने की कार्रवाई। श्रोताओं, आपको बता दूं कि हम इस वक्त हैं खान भूतत्व मंत्री और पूर्व सांसद जनक जी के आवास पे, और इनसे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये कीमती वक्त देने के लिए। पहला सवाल ये बनता है कि आप पहले यहाँ सांसद भी थे और अभी आप सूबे के खान और भूतत्व मंत्री भी हैं, तो किस तरह से जिम्मेदारियां बदली हैं जिले को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम गोपालगंज समस्त जनता को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब 14 से और 19 के बीच में सांसदीय कार्यकाल रहा, उस समय भी मैं सांसद अपने आप को नहीं समझा। हम गोपालगंज जिला के समस्त जनता को बेटा और भाई के रूप में काम किया, लेकिन जनता ने चुन करके भेजे थे। कई पहलू पे हमने चिंतन मनन किया, जैसे रोड है, बिजली है, आवास है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, पासपोर्ट है, केंद्र प्रायोजित योजना को मैं जमीन पे उतारने के लिए प्रयास करूँ। जी। और जितना मैंने नाम गिनाया, मुख्यतः जमीन पर केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार देने का भी काम किया। जी। आपने जैसे देखा पासपोर्ट कार्यालय, मैं छात्र जीवन से देखता था कि खाड़ी देश में कमाने वाले बेरोजगार साथी पासपोर्ट बनाने के लिए पटना उनको जाना पड़ता था, और पटना आने जाने में हजारों रुपये इनकी जेब से खर्च हो जाता था, तब पासपोर्ट बनता था। ये काफी मेरे दिल में ये चुभता था कि गोपालगंज के हम नौजवान साथी को पासपोर्ट बनाने के लिए बाहर करना पड़ता। संयोग से मुझे ही गोपालगंज जिला वासियों ने आशीर्वाद दिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांसद चुन के भेज दिया। ये अवसर जब मुझे मिला तो उस समय का तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी हुआ करते थे, उनसे हमने मिला, आग्रह किया और आग्रह को सह स्वीकार किया, और स्वीकार करते ही बिहार में 7 जिला को उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय, ये पासपोर्ट कार्यालय का केंद्र सेंटर उन्होंने दिया, जिसमें गोपालगंज भी आया। आज वो पासपोर्ट कार्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। अब गोपालगंज जिला के ही नहीं, आसपास की बेतिया के, मोतिहारी के, सिवान के भी नौजवान यहाँ आते हैं और पासपोर्ट बनवा करके अपने घर वापस चले जाते हैं। एक खुशखबरी केंद्र सरकार ने दिया, मेरे सामने नेतृत्व में ही आया था। उसी तरह दर्जनों यहाँ के सड़कें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी मिला, एलिवेटेड कॉरिडोर जो लंबित था वो भी मिला, गोपालगंज से थावे सिवान ये निचाई का ये भी काम पूर्ण हुआ, बरौली से लेकर के महाराजगंज तक ये पूर्ण हुआ, कुचायकोट से मैरवा धाम तक वो काम चल रहा है, हथुआ से आपका आगीपट्टी समौर वो काम लिया गया है। ऐसे आपके ब्रह्मा से लेकर के आरेराज कई प्रकार, कई सड़कें जो केंद्र को देना था वो मिला ही ये सौगात। तो गोपालगंज जिला वासियों के लिए एक खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जिला वासियों। मैं ये जानना चाहूँगा सर, आप अभी बातचीत चल रही थी तो आपने कहा कि एक आम घर का एक लड़का आज एक मंत्री बना, तो अपने संघर्ष की वो कहानी कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे संघर्ष का ये गाथा गोपालगंज जिला वासियों ने, जिनका उम्र 60-65-60 साल प्राप्त कर ली है, उन लोगों ने मेरा संघर्ष को देखा है। मैं छात्र जीवन से, मैं 88 में मैट्रिक पास किया और 89 में पार्लियामेंट का यहाँ चुनाव हुआ था। उस चुनाव पे मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। कई दल के नेताओं ने मैदान में उतरे थे, कई हत्याएं हुई थी, उस हत्या से कितने लोग मर्माहत हुए थे। गोपालगंज के जनमानस में एक डर का माहौल कायम हुआ था। उस समय छात्र, मैं नेता के तौर पर काम करता था।
गरीब गुरबा की बेटा और बेटी जब स्कूल में पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप आता था, छात्रवृत्ति मिलती थी। उस समय स्कूल में इंस्ट्रक्टर का पद हुआ करता था। इंस्ट्रक्टर लोग भी उस छात्रवृत्ति के पैसों को दोहन करते थे। स्कूल के विद्यार्थियों को ससमय पैसा नहीं दे पाते थे, पासबुक नहीं खुलवा पाते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को पीड़ा होती थी और छात्र जीवन से ही उस चीज़ को मैं करने के लिए आगे आया। जब आगे आया तो इंस्पेक्टर भी मुझे सहयोग करने लगे और उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दिलाने के साथ साथ मैं अपना अध्ययनरत भी रहा। 90 में इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद मैं गोपालगंज छात्रावास में मेरा आगमन होता है। गोपालगंज जब छात्रावास में आते हैं तो कई प्रकार के राजनीतिज्ञों से भी मुलाकात होती है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होती है, सामाजिक ताना बाना रखने वाले लोगों से मुलाकात होती है। तो मेरा और मनोबल मजबूत हुआ और मजबूत होते होते कॉलेज में जब दाखिला लिया तो कॉलेज के नेताओं से भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी हमारी संपर्क बढ़ती है। हम उसके कार्यकर्ता बनते हैं और ताकत मिलती है और ये दबे कुचले वंचित समाज का आवाज बनकर के कॉलेज में नामांकन करवाना, दाखिला दिलवाना, उनकी जो काम लंबित पड़ जाता था। उस समय यहाँ किरानी क्लर्क वो पांडे जी हुआ करते थे हजियापुर के, उनका एक दबदबा चलता था कॉलेज में। वहां भी हमने संघर्ष किया, हॉस्टल के बच्चों को सामने हमने आंदोलन किया। उस समय महागठबंधन की बिहार में सरकार चलती थी, तूती बोलती थी, गरीबों की बात नहीं सुनी जाती थी। उस समय भी पैसे वाले मजबूत धनाढ़ लोगों की बात सुनी जाती थी, सफेद पुरुष लोगों की बात मानी जाती थी। उस परिवेश से मैं निकल करके गरीब गुरबा को बात राजनीतिक कानों तक पहुंचाने का काम किया। फिर ये राजनीतिक दौर चलते रहा। फिर 9 में ये पहली बार सीट रिजर्व होता है और मैं दूर दूर तक सपना नहीं देखा था कि गोपालगंज जिला समान सीट तक बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, माफिया लोग चुनाव लड़ते हैं। दो तरह की लड़ाई होती है, कहीं पैसे की खजाना खुलता है, कहीं बम बारूद की बात होती है। तो दूर दूर तक गरीब नहीं सोचता था कि हम लोग भी कभी इस परिप्रेक्ष्य में राजनीति कर पाएंगे। मैं सपना भी नहीं देखा था। लेकिन 9 का चुनाव में मेरा आगमन होता है, पार्टी ने चुनाव लड़ाने के लिए तैयार करती है। मैं चुनाव लड़ा, संजोग से चुनाव हार गया। जब चुनाव हारा तो एक चीज तो मुझे ये जानकारी मिल गई थी कि गोपालगंज जिला वासियों ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे कि ये लड़का बहुत संयम है, आने वाले दिनों में नेतृत्व कर सकता है, लेकिन यह पार्टी का चुनाव अच्छा नहीं कर पाया। तो पार्टी का चुनाव अच्छा करने का परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था। तो वो बहुजन समाज पार्टी का है, इसको भारतीय जनता पार्टी के सामने या यहाँ के रूलिंग पार्टी जो थी उसके सामने यह पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही थी। तो लोगों को जो वयोवृद्ध लोग थे, सम्मानित लोग थे, उनका एक सोच था कि यह लड़का भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता बनता है तो विद्यार्थी परिषद से मेरा पहले से ही संबंध रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अच्छा संबंध रहा, सबका प्यार स्नेह मुझे मिलते रहता था। तो मेरे भी लगा कि यह देश में इतने ताकतवर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री घोषित नहीं हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि विश्व के स्तर पे इतिहास और किताब हम लोग को पढ़ने से लगता है कि भारत विश्व का गुरु था, लेकिन कुछ बीच का कालखंड था जो विश्व गुरु भारत नहीं था। तो कुछ ऐन कैन प्रकरण से हम कहीं ना कहीं कटोरा लेकर के विदेशियों के सामने खड़े थे। एक समय आया, नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और मेरा भी सौभाग्य होता है कि यहाँ गठबंधन टूटता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लड़का मान करके स्वीकार किया और जब स्वीकार किया तो ये 14 के चुनाव में टिकट मिलता है। गोपालगंज जिला के समस्त लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी के कदमों में पहुंचा देता है। जी, कितनी संतुष्टि मिलती है। मैं देख रहा हूँ सुबह से आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, हल कर रहे हैं, कितनी संतुष्टि मिलती है आपको लोगों की हेल्प करके। मेरा नियति है, मैं सांसद था, मैं सांसद नहीं था, मैं बीच का कालखंड 1.5 साल फिर कुछ नहीं था। आज मैं आप सबके आशीर्वाद से बिहार सरकार में मैं एक मंत्री का दायित्व संभाल रहा हूँ। मुझे बताने में खुशी होती है और खुशी में मेरे आँख से आंसू भी आता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम गांव में बसे हुए गरीब गुरबे समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार महागठबंधन के नेता कुछ दबे कुचले ईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी के भाइयों और बहनों के बीच में जाकर के गुमराह करने का लोगों ने प्रयास करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को उन लोगों ने हवाला देता है कि संविधान को कहीं खतरे में उन लोगों ने डाल देता है, रिजर्वेशन के खतरे में डाल देता है।
मुझे खुशी होती है आपके चैनल के माध्यम से हम गरीबों को संदेश पहुंचाने में कि जिस पद पे मैं आज बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी का ये टोटल श्रेय जाता है। ये श्रेय हम जनता को इसलिए देना चाहते हैं कि जनता इस चीज को सोचे और समझे। महागठबंधन के नेता ने जिस तरह ईबीसी और ओबीसी SC ST ने बात को कह करके सफल होने में प्रयास करता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 12 व्यक्ति को गवर्नर कोटे से जो भेजा जाता है इसमें रिजर्वेशन का कहीं गुंजाइश नहीं है। तो बगैर रिजर्वेशन के गुंजाइश न रहते हुए भी उस पद पे जनक चमार को भारतीय जनता पार्टी ने बैठाए और इसके पहले ही वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो धन्यवाद, ये मेरा नहीं, हम दबे कुचले वंचित समाज को जो सपना देखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कि लोकतंत्र में वंशवाद को खत्म करना है, राजतंत्र को खत्म करना है, परिवारवाद को खत्म करना है, जात पात को खत्म करना है। यह देखने को मिल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से देश में पार्टी चलने वाली बिहार प्रदेश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कोर्ट से बधाई केंद्रीय नेतृत्व और बिहार प्रदेश नेतृत्व को देना चाहता हूं कि एक दलित समाज में चमार परिवार में जन्मा हुआ बेटा को किसी सदन के सदस्य न रहते हुए कैबिनेट मंत्री बना करके और फिर लगभग 1 महीने के बाद से गवर्नर कोटे से MLC बनाया जाता है। तो मैं कोर्ट से आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के नेताओं को देता हूं। जी जी, एक बात अभी चल रही है कि जैसे वो चाहे वो सबिया का हवाई अड्डा हो या 50 बेड का ये जो अस्पताल बन रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं वो ये कर रहे हैं। आपके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये तो जनक जी का किया हुआ है। आपका क्या रिएक्शन है? ये एक तरह का माहौल ये जो बन रहा है इसमें। हम तो आपके चैनल से ये कहना चाहेंगे जी जी कि गोपालगंज जिला के किसी दल के कार्यकर्ता हो जी, महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इसमें फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, NDA की सरकार है, देश में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में हमारे नेता यशस्वी नीतीश कुमार जी हैं। जी जी, और जब हम लोगों की अपनी सरकार है, ये सरकार की देन है कि केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना जो चल रही है, तो कुछ महागठबंधन के चतुर चालाक कार्यकर्ता होंगे कि हम दोनों दल के नेताओं में आपस फूट डालो और राज करो को नीति अपनाए होंगे। जी जी जी, तो सोशल मीडिया पे उन लोगों को ये लड़ा करके अपने राजनीति सेकने का एक उनको मौका मिला होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्व सांसद होने के नाते और वर्तमान में जो सांसद है उनका भी महती भूमिका है। जी जी, मैं जहां तक इस मुकाम को, इस आंदोलन को, इस कारवा को मैं लड़ करके लाया था, उस मुकाम को वहीं मैं छोड़ करके जब 19 में सदन का सदस्य नहीं बना, तो जो हमारे बड़े भाई चुन करके यहाँ से गए हैं, जिनको भेजा गया है, मैं भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुन के गया था और जो हमारे बड़े भाई SSC सांसद चुन के गए वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुन के गए हैं। जी जी, तो जो अधूरा काम मैं जहां से छोड़ के चला था, उस काम को फिर आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान सांसद को मैं कोर्ट से बधाई देना चाहता हूं। और ये काम जब जमीन पर उतरेगा तो इसका लाभ NDA सरकार के कार्यकर्ता भी उठाएंगे, महागठबंधन के कार्यकर्ता भी उठाएंगे और पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के 60 साल में उन लोगों ने कुछ दिया तो नहीं, लेकिन लाभ उनके घर तक भी पहुंचाएंगे। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, सीधे क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं जो अभी 1-2 महीने पहले आपने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें बहुत राजनीति हुई कि दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन उनका किया जा रहा है, तो उस पर किस तरह से कदम उठा रहे हैं? क्या ये बहुत ही गंभीर विषय नहीं हो जाए? गंभीर विषय है। जी 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 जी, ये टारगेट में SC ST OBC के बच्चियों के साथ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं सरकार का एक अंग होने के नाते उच्च स्तरीय इस पर जांच बैठनी चाहिए। ये चिंता का विषय है और कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। मुझे बताने में आपको कि पूर्णिया हो, अररिया हो, छपरा हो, आपको मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज भी 1-2 घटनाएं घट गई। तत्परता यहाँ पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से मुझे सामने आना पड़ा। आने का मकसद था कि ये समाज के दबे कुचले की आवाज है, दब नहीं पाए, उसको त्वरित न्याय मिल सके। जी जी, जो संविधान के निर्माता उन्होंने व्यवस्था किया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जी जी, और चौथा अंग आप लोग मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु होते हैं। जी जी, तो जब व्यवस्थापिका के रूप में हम लोग मौजूद हैं और न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर अच्छे रूप से काम नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं जनता को यह भ्रम का स्थिति पैदा न हो। तो आपने देखा होगा जो विषय को आपने उठाया है, कुछ दिनों से वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो
अन्य देशों के कुछ लोग शरणार्थी तौर पे भारत में और बिहार में प्रवेश करते हैं जी, जी, जी। और पैसे के बल पे आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने में वो सफल होते हैं जी, जी। और कुछ दिनों के बाद से वहाँ की जब यहाँ नागरिकता वो प्राप्त कर लेते हैं जी, जी। तो इस समाज के ऊपर एक धौंस जमाते हैं जी। और धौंस जमाने के साथ साथ एक चिंता का विषय ये है कि खास करके वर्गों की और बेटी और बहनों को उनको उठा करके और धर्म परिवर्तन कराना, शादी रचाना, प्रेम प्रसंग एक दूसरा विषय होता है। जी, जी। लेकिन धर्म परिवर्तन कराना एक दूसरा विषय है। जी। उसी चीज पर आज डिबेट हो रहा है। जनसंख्या के आड़ में वो भी एक विषय आ रहा है। जी, जी। यह देश जब 1947 में आजादी हुई तो धार्मिक अल्पसंख्यक की आबादी मात्र 7 करोड़ थी और यह देश में हिंदुओं की आबादी 37 करोड़ थी। लेकिन विदेशियों के दबाव में आकर के और ये देश को 2 भागों में बंटना पड़ा था। जी, जी। तो 14 अगस्त 1947 को रात में ही पाकिस्तान बंट गया था और 30 करोड़ तो फिर कहीं ना कहीं विदेशी हथकंडा यह देश के ऊपर जो शक्ति के रूप में उभर करके भारत जी, जी। विश्व का गुरु बनने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहा है। जी, जी, जी। भारत माता को परम बहु पे पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। जी, जी। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, इसको मैं कहता हूं कि इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जी। सपना 60 साल पूर्ववर्ती सरकार नहीं दे पाई। वह काम को परम पूज्य बाबा साहब का आज सपना कौन साकार कर रहा है? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी। तो उनके नेतृत्व में एक साजिश के तहत गरीब, गुरबे के और दलित और SC ST के बच्चियों के साथ इस तरह का काम करने के पीछे एक विदेशी ताकत लगी हुई। जी, जी। और मुझे लगता है, मैं आपके बताना भी चाहता हूं कि यह ताकत कुछ आर्थिक सहयोग भी मुझे लगता है कि करके जी, कि जी। ऐसे घटना का अंजाम दो और घटना का अंजाम देने के बाद से आपको कुछ आर्थिक, जैसे सरकार ने किया है ना कि जातीय अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार कुछ राशि खर्चा जी, करती जी, है, जी। देती है। जी, जी, जी। उसी तरह इस तरह का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को कहीं से विदेशी फंडिंग हो रहा है। जी, 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 जी। तो ये जांच का विषय है। अगर ये जांच होता है तो इसके दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश तोड़ने वाले लोगों को साजिश और षड्यंत्र इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे सरकार का अंग होने के नाते तत्परता से मैं इस चीज को लाया था सामने और मुझे लगता है कि उस पर तत्काल कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, उस परिवार को न्याय भी मिला। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं बालू की। बालू को लेके जो अभी बातें चल रही, अभी जो बालू की कालाबाजारी हो रही है या अवैध खनन हो रहा है, तो उस पे किस तरह से एक्शन ले रहे हैं? इस विभाग को मुझे संभाले हुए लगभग 4-5 माह हुआ। 4-5 में मेरे लिए भी विभाग ये नया था। मैं भी सरकार में पहली बार मंत्री बना हूँ जी। और मैं पहले से भी सुना करता था कि बालू में अवैध कारोबार चलता था। तो जब मैं विभाग में बैठा तो अवैध कारोबार के बारे में कुछ संज्ञान लिया। तो बंदोबस्तधारी होते हैं जिसको लेसी कहा जाता है। जी, जी। तो बिहार में सैकड़ों बंदोबस्तधारी है। वो वैध बालू को खनन करते हैं, लेकिन वो पट्टाधारी के अलावा कुछ दबंग लोग होते हैं। जी, जी। वो अपने गांव के अगल बगल नदी के किनार से अपनी बालू को निकाल करके अवैध रूप का कारोबार करते हैं। जी, जी, जी। तो मैं इस मंत्रालय को संभाला तो उस अवैध को रोकने के लिए शुरू में भी सरकार ने गठित किया था टास्क फोर्स का। उस टास्क फोर्स को हमने अध्ययन किया और सरकार को मुख्यतः यह काम करने के लिए निर्देशित किया। जी, जी। कि जब जिला में SP और DM के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना हुआ है, जी। तो टास्क फोर्स का काम होता है कि जिस जिले में राजस्व की हानि होती है, जी, जी। वहाँ हमारा माइनिंग इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, खनन विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जी, जी। और वहाँ अंचलाधिकारी हैं, तो जमीन का मालिक CO होते हैं। अगर ऐसे राजस्व की हानि होता है, बालू का अवैध खनन होता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विभागीय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं जब से इधर अध्ययन किया और इसमें जानकारी मिली कि मेरे विभाग के भी कुछ लापरवाह अधिकारी बैठे थे। जी, जी। तो उस पर कार्रवाई हुई है। अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग 40-45 बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारियों के ऊपर आर्थिक अपराध का मुकदमा होने जा रहा है। उनकी संपत्तियां जब्त होने की कार्रवाई चल रही है। तो इससे पीछे बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। जो गलती करेगा वो फंसेगा, न्याय जो सजा देगा आपको भोगना पड़ेगा।
तो बालू के माफियाओं में एक हड़कंप मचा हुआ है। एक और कैबिनेट ने कानून पारित कर दिया कि पहले कुछ गाड़ी पकड़ी जाती थी, कुछ FIR करके तीसरी हो जाता था। अब कर दिया गया कि कोई भी बालू ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, हाईवा हो, इस कारोबार से जुड़े हुए यंत्र सामग्री है, उनके ऊपर 25 गुना फाइन लगाना है और 1 महीने के अंदर वो फाइन को सरकार के राजस्व के रूप में राशि जमा नहीं करते हैं तो वह खनिज संपदा को जब्त करके सरकार के हवाले कर देंगे। अब आखिरी ये सवाल है कि जिस तरह से अभी डीजल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो क्या थोड़ी सी किरकिरी नहीं हो रही है अभी वर्तमान सरकार की? ये सरकार की किरकिरी नहीं होती है, ये बिहार की सरकार हो या देश की सरकार हो, चुनी ही सरकार है। जी जी। और ये जनता को मालूम है, ये विपक्षी लोगों ने किरकिरी करने का है, उनके पास तो कोई मुद्दा रहता नहीं है। तो बिहार के और देश के नौजवानों को उनका तो दिमाग खाली रहता है, तो ये नौजवान को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास, एक किट टूल का उन्होंने अभियान चलाया था। कई प्रकार की समय से उन लोगों ने लाते हैं, तो डीजल पेट्रोल की बात करते हैं। ये बिहार के और देश के नौजवान संपूर्ण तरीके से मजबूत है। वो डीजल और पेट्रोल उसकी समस्या नहीं है, रोजगार उसकी समस्या हो सकती है। रोजगार के लिए हमारी सरकार चिंतित है, राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो चिंतित है। लेकिन जहां तक डीजल और पेट्रोल की चिंता है तो इस पर हमारे बिहार और प्रदेश की नौजवान को चिंता नहीं है। चिंता तो होनी चाहिए। जब हम नौजवान थे, ट्रेन पकड़ने जाते थे तो ट्रेन में पहले प्रचार कराया जाता था कि अनजान व्यक्ति को दिया हुआ कोई सामान न ले, अनजान पड़े हुए वस्तु को कोई आप न उठाएं। जब से नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो रेडियो स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, हवाई स्टेशन हो, इस तरह की प्रचार यंत्र नहीं हो रहा है, इसलिए कि देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हो रहा है। तो इस देश के किसान, मजदूर, दलित, नौजवान, सर्व समाज के लोगों को रेलवे स्टेशन अच्छा चाहिए, एयरपोर्ट अच्छा चाहिए। अभी दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो गया, पटना के साथ साथ बिहटा का चालू होने जा रहा है। अभी उड़ान से गोपाल में सवैया एयरपोर्ट का मिला हुआ है। कुशीनगर में आपका एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जेवर। तो जब देश और विदेश के नौजवानों को लगता है कि बिहार, प्रदेश और देश में अच्छा काम हो रहा है, तो अच्छा काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे का जहां स्रोत होता है, उसी स्रोत से भारत और बिहार प्रदेश के पैसा आना चाहिए। तो बिहार के नौजवानों को इस चीज को मालूम है, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को, ये नौजवानों को गुमराह करके अपने राजनीतिक हथकंडा सेकने में वो लोग चाहते हैं कि सफल हो जाए। लेकिन बिहार की जनता ये भली भांति समझती है, उसमें इनको सफलता मिलने नहीं जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ यहाँ के 17 करोड़ आबादी बिहार के और 1 अरब 30 करोड़ आबादी देश का नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आपने हमें वक्त दिया, इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको।